गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज का न्यूज़ पेपर देख लेते हैं, दैट इज 17th ऑफ अक्टूबर 2016। आज के न्यूज़ पेपर में दो आर्टिकल्स तो ये हैं, ये एक रिलेटेड है, दोनों इनफैक्ट ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। एक पेरिस समिट और दूसरा किगाली एग्रीमेंट। तो ये किगाली एग्रीमेंट हमने कल ही देखा है, और पेरिस समिट का जो आर्टिकल है वो इसलिए आया है क्योंकि ईयू ने इसका रेटिफिकेशन कर दिया है। तो ईयू के रेटिफिकेशन से ये 55% जीएचजी एमिट करने वाले कंट्रीज प्लस 55 टोटल नंबर ऑफ पार्टीज, टोटल पार्टीज 55 से ज़्यादा और 55% जीएचजी, ये इसकी शर्त थी कि इतने लोग जब इसको रेटिफाई कर देंगे तब ये फोर्स में आ जाएगा, इट विल कम इनटू फोर्स। तो अभी ये नवंबर में इट विल कम इनटू फोर्स, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आर्टिकल्स दोनों। पहले तो हम देखते हैं कि यूएनएफसीसी, दोनों आर्टिकल्स को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ, और वियना कन्वेंशन ये 1985 का है, और ये 1992 रियो समिट जो हुआ था ब्राजील, रियो में अर्थ समिट भी बोलते हैं उसको। तो ये दो अलग अलग कन्वेंशंस हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये जीएचजी से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से, और ये अपना है जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ था उससे रिलेटेड है। तो इसमें हुआ था आगे फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये तो कन्वेंशन था। तो कन्वेंशन से एक बाइंडिंग लॉ कुछ निकल के आता है, वो हो गया प्रोटोकॉल। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बैन किया गया था कि ये खत्म किया जाएगा क्योंकि इसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, और इस ओजोन लेयर का मैक्सिमम डिप्लीशन हम पोल्स पे देखते हैं। तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन, इससे फिर यूवी रेज जो है, यूवी रेज ये अर्थ पे डायरेक्ट आती हैं यदि ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए तो, और यूवी रेज डायरेक्ट आती हैं तो कैंसर और बहुत सारी जो अपनी स्किन से रिलेटेड डिजीजेज हैं, स्किन डिजीजेज से होती हैं। तो सीएफसी को बैन करना था ताकि ओजोन लेयर डिप्लीशन खत्म हो, जिससे ये सब यूवी रेज ए बी टाइप की, सी टाइप की जो भी पहुंचती हैं वो अर्थ पर ना पहुंचे, कैंसर, स्किन जो डिजीजेज हैं वो सब ना हो। इस तरीके से एक ये पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि यूएनएफसीसी में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये देखते हैं, अब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसके लिए फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का कुछ खास असर नहीं हुआ, बाइंडिंग नहीं थी चीज़ें, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा। और इसके बाद कई सारी मीटिंग्स हुई हैं, सीओपी, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं उसको। तो कोपेनहेगन में हुआ है, कभी कहीं हुआ है, तो इस तरीके से काफ़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा इसके अचीवमेंट्स नहीं हम काउंट कर सकते हैं। जबकि ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, और आज ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन था वो कम हो गया है, धीरे धीरे वो होल भरता जा रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जीएचजी वाला है, उसके लिए अभी हाल ही में लास्ट दिसंबर में पेरिस एग्रीमेंट हुआ है। तो पेरिस एग्रीमेंट, इसको अभी मैंने बताया कि 55 कंट्रीज प्लस 55% जीएचजी एमिशन वाला, एमिशन टोटल होना चाहिए, वो रेटिफाई कर देंगे तो ये उसमें आ जाएगा, फोर्स में आ जाएगा, इट विल कम इनटू फोर्स। तो नाउ हम देखते हैं कि इसमें पेरिस एग्रीमेंट में बात की गई है, जो पहले क्योटो में बात की गई थी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग की। डेवलप्ड कंट्रीज ने ज़्यादा डिप्लीशन किया है, उसका मतलब ज़्यादा यूज किया है इन्होंने, ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा एमिशन की है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिप्लीशन इनकी वजह से ज़्यादा हुआ है, तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो इनको, इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, इनको ज़्यादा कट करना है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जैसे इंडिया का स्टैंड था कि पर कैपिटा एमिशन को देखा जाए, और दूसरा कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा स्टार्ट हुआ है, तो हमारा उसमें जो योगदान है वो भी कम है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन पेरिस में ये हटा दिया गया है, और पेरिस में हुआ है कि सब समान रूप से सब जिम्मेदार हैं, सबको इसके लिए काम करना है। तो इसके लिए
इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, ये एक नया कंसेप्ट निकल के है। इस कंसेप्ट में ऐसा है कि किस कंट्री को किस टाइम तक कितना कंट्रीब्यूट करना है, अपना जो एमिशन है वो कितना घटाना है। तो इंडिया ने लगभग 30-35% एमिशन घटाने की बात की थी, ये 2025 का आई थिंक, तो मैं भूल गया हूँ ये डाटा। तो ये उस टाइम पे हम इतना घटा देंगे, इस तरीके की इंडिया ने बात की थी। आईएनडीसी जो है इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, तो ये खुद कंट्रीज ने अपने अपने हिसाब से डिसाइड किए हैं, किसी को फोर्स नहीं किया गया है। लेकिन इसमें फोर्सफुल ये है कि एक तो सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं और सभी को जो आप आईएनडीसी दे रहे हो वो कंप्लीट करने हैं, इस तरीके से चीजें। तो अब नेक्स्ट इसमें जो है एक और चीज है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी इस काम के लिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी उनको अडॉप्ट करनी है, तो उसके लिए दे नीड कैपिटल, और उसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज $100 बिलियन पर एनम इस तरीके से, मतलब एक फंड बनाया जाएगा, पैसे रेज किए जाएंगे और ये 2020 तक इस तरीके से किया जाएगा। इससे इस पैसे से 2020 से पहले ये काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, और इस पैसे से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक तो ग्रीन टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवाई जाएगी, दूसरा बाकी कुछ इन्हें नीड है, कुछ आई मीन टू से कि जैसे इसी में हम देखते हैं कि वियना कन्वेंशन के बाद, ओजोन के डिप्लीशन के बाद जो अभी किगाली में जो हुआ है, उसके लिए भी हमें नए रेफ्रिजरेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वैसी कोई भी चीजें हैं तो उसके लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज ये पैसा देंगी, उससे एड मिलेगी, ग्रांट मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज को, तो फिर वो काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने कुछ पुराना कंपैरिजन दिया है कि किस तरीके से पहले भी एक बार ऐसा हुआ है। इन्होंने पैलियो क्लाइमेट का एक एग्जांपल दिया है कि उस टाइम पे जो टेम्परेचर वो काफ़ी जो ये लगभग 2 मिलियन, करीब 20 लाख साल पहले की बात है। इस टाइम पे भी टेम्परेचर रेज हुआ था और उससे लगभग 6 मीटर तक जो समुद्र का स्तर है वो लगभग 6 मीटर तक बढ़ गया था। तो वो कंडीशन अभी आगे ना हो, यदि वो कंडीशन होती है तो आइलैंड्स एक तो पूरे डूब जाएंगे, दूसरा कंट्रीज का मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स का डेवलपमेंट कोस्टल एरियाज में सबसे ज्यादा है। जैसे हम देखें तो इंडिया में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज, चाइना में हम देखें शंघाई वगैरह, न्यूयॉर्क वगैरह हम देखें, तो किसी भी कंट्री में कॉन्टिनेंट में हम देखें तो जो कोस्टल एरियाज हैं उनके पास ज़्यादा डेवलपमेंट है, ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो यदि 6 मीटर अब बढ़ जाता है तो आधी से ज़्यादा जनता डूब जाएगी और आइलैंड्स तो पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे फिर। ये जो एरियाज हैं कोस्टल एरियाज ये डूबेंगे तो पूरी पॉपुलेशन है वो इनर लैंड में आएगी, इनर लैंड में फिर पॉपुलेशन का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो हर तरीके से प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये एक चेन है प्रॉब्लम्स की कि जीएचजी बढ़ा, बर्फ पिघलती है, बर्फ के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ता है तो फिर ये जो लैंड है समुद्र के पास वो डूब जाएगा, उसके डूबने से लोग अंदर वाले लैंड पे जाएंगे, इनर लैंड पे वहां जाएंगे तो रिसोर्सेज पे दबाव बहुत बढ़ जाएगा, लैंड कम हो जाएगा, तो फिर फूड हम प्रॉपर तरीके से हम जितना फूड चाहिए उतना पैदा नहीं कर पाएंगे, भूखमरी, कुपोषण, बीमारी, ये वो 50 चीजें होंगी, और फिर फाइनली कि होल ह्यूमैनिटी को ही, ह्यूमन बींग्स को सबको प्रॉब्लम में डाल दिया जाएगा एक। इसलिए सबसे पहली चीज को ही रोक दिया जाए, जीएचजीज को, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द होल वर्ल्ड। इस तरीके की बात इसमें की है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज जो है, इसकी एक रिपोर्ट आई है अभी, द ट्रूथ अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा वो कर चुके हैं ग्रीन हाउस गैसेस का कि ये 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है टेम्परेचर, और आगे देखें तो 2050 तक 2 डिग्री तक ये पहुंच जाएगा। इस तरीके की एक रिपोर्ट आई है। तो इसको हमें घटाना है तो जीएचजी को घटाना पड़ेगा। दूसरा इसमें एक बात बोली गई है कि 350 टू 400 ppm पार्ट पर मिलियन, 350 टू 400 पार्ट पर मिलियन तक, 400 पार्ट पर मिलियन को इन्होंने पीपीएम को थ्रेश होल्ड रखा है कि ये थ्रेश होल्ड है
जहां तक GHGs को एनवायरनमेंट झेल सकता है। इससे ऊपर यदि आप जाओगे तो डिग्रेडेशन की रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक लिमिट से आगे जाने पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जो पुराना इन्होंने एक एग्जांपल जो दिया था पैलियो क्लाइमेट वाला, तो वैसी सिचुएशन फिर से आएगी। तो फिर ये कहते हैं आगे कि नेट जीरो का एक कंसेप्ट है। ये नेट जीरो है, जितना आपने एमिशन किया और जितना आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, वो जितना अब्जॉर्ब कर सकते हैं, दैट इज नेट जीरो, यदि वो इक्वल है तो उस कंडीशन को हमें जल्दी से जल्दी अचीव करना पड़ेगा, तब जाके हम ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होने वाले एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक पाएंगे। और उसके लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए जरूरी है एक तो चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस अब वो देख रहे हैं कि जरूरत क्या है, क्या करना पड़ेगा वे फॉरवर्ड। तो एक तो ह्यूमन बिहेवियर में चेंज, जैसे कि हम एसी ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लेने लगे हैं, कार में, घर में। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, एसी का यूज बढ़ता जा रहा है। तो एसी से एक तो रेफ्रिजरेंट का जो HFC है, जो अभी हम यूज में लेते हैं, वो इटसेल्फ एक ग्रीन हाउस गैस है। कल हमने बताया था 14,280 इतना गुना तक ये CO2 से शक्तिशाली है। और ये रहता भी काफी ज्यादा दिनों तक है CO2 की बजाय एनवायरनमेंट में। तो एक चीज ये हो गई एसी की वजह से। दूसरा कि एनवायरनमेंट में जो हीट का जनरेशन है वो बढ़ता है इससे। मशीन कोई भी काम करेगी तो हीट जनरेट होगी। हालांकि एनर्जी कंजर्वेशन का हम लॉ देखते हैं, लेकिन फिर भी जो इससे प्रॉब्लम्स इससे बढ़ती हैं, हीट इससे जिससे एक्सट्रैक्ट होकर आउटसाइड में जा रही है, तो उसकी वजह से फिर आउटर जो एरिया है उसमें और ज़्यादा हम यूज में लेते हैं। इनर पार्ट्स कंक्रीट बिल्डिंग्स के वो ठंडे हैं, बाहर वाला पार्ट एनवायरनमेंट को हम गर्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो भी जनरेशन है, नेक्स्ट जो भी पीपल है, उनके पास यदि अफोर्डेबिलिटी हुई तो दे विल परचेज एसी। तो इस तरीके से एक चेन बनती जाती है और ये चेन फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट यूज को बढ़ाता जाता है। तो वो ग्रीन हाउस गैसेज के और एमिशन को बढ़ाता है। तो इसलिए ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस बहुत जरूरी है। दूसरा कि हमारा इकोनॉमिक बेसिस जो है, तो इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो गया है कि जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट 24 आवर्स एनर्जी हमें ज़रूरी है। 24 आवर्स एनर्जी जनरेट करने के लिए वेरियस प्लांट्स हम लगाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स लगाएंगे। 2000 कोल बेस्ड और फ्यूल, डीजल फ्यूल बेस्ड। तो इस तरीके से कोल प्लांट्स, ये एनर्जी जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स जो हैं, वो भी ग्रीन हाउस गैसेज निकालते हैं। उनका उत्सर्जन जो है वो भी योगदान देता है। और वो हम ये डाटा दिया इन्होंने कि लगभग 80% हमारी ग्रीन एनर्जी नहीं है। हमारी जो एनर्जी 80% है वो फॉसिल फ्यूल से हम पैदा करते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी को चेंज करना जरूरी है। एक ह्यूमन बिहेवियर चेंज, दूसरा जो इकोनॉमी में इनकी नीड बढ़ चुकी है, तो उसमें टेक्नोलॉजी चेंज करके ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज में लें, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हम पैदा करें हमारी एनर्जी। तो ये दोनों चीजें जरूरी है। उसके बाद जो नेट जीरो का कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ वो जरूरी है। तीसरा कि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना जरूरी है। एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, जैसे अर्थ आवर होता है जो 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सेकंड, जैसे देखें हम तो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को रोकने के लिए सोलर रूफटॉप सोलर हम प्लांट्स लगाते हैं। सोलर छोटे छोटे सोलर वो लगा लेते हैं, तो उनसे एनर्जी जो बनती है वो एक क्लीन एनर्जी है। तीसरा कि परमाणु ऊर्जा भी हम यूज में ले सकते हैं। जियो थर्मल एनर्जी है, वाटर जो पन विद्युत है पानी से बनने वाली, वो यूज में ले सकते हैं। टाइडल एनर्जी। तो इस तरीके से और काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, उनको यूज में लेते हुए ग्रीन हाउस गैसेज को हमें घटाना है। और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी हमें यूज में लेनी है, जिससे कि कम एनर्जी कम कंज्यूम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। एनर्जी कंजम्पशन घटे, प्रोडक्शन बढ़े। तो इन सब तरीकों से और सभी को साथ में लेके, लाइक कि गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, एनजीओज, ये सिविल सोसाइटी का ही पार्ट है, बाकी नॉर्मल सारे ह्यूमन बीइंग्स, साइंटिस्ट जो रिसर्च करें, रिच एंड पुअर, ईच एंड एवरीवन,
कंट्रीज जो कि डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, सब पूरे एक मानव जाति को, पूरे समाज को मिलके काम करना होगा, तब जाके हम इसको खत्म कर पाएंगे। नीड टू वर्क टुगेदर, तब जाके वी नीड टू वर्क टुगेदर, तब जाके हम इसको खत्म कर पाएंगे। अब इसके साथ ही हमने दूसरा आर्टिकल भी ले लेते हैं। इसमें लास्ट में इन्होंने दिया है, इसी आर्टिकल में, इसके बारे में, किगाली एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे लास्ट में इन्होंने दिया है। किगाली एग्रीमेंट का हमारे पास पूरा एक आर्टिकल है, उसको हमने कल ऑलमोस्ट देख लिया पूरा ही, लेकिन फिर भी उसको एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि उसमें क्या-क्या चीजें थी और किस-किस तरीके से ये हेल्पफुल होगा। तो किगाली एग्रीमेंट में हमने कल भी बात की थी, 197 कंट्रीज ने मिलके ये एग्रीमेंट साइन किया है कि हम ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनमें स्पेसिफिकली रेफ्रिजरेंट्स और एसी में काम में आने वाली एचएफसी, हमने सीएफसी को खत्म बैन कर दिया है, लेकिन एचएफसी को हम अभी खत्म करेंगे। एचएफसी है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अभी मैंने बताया कि 14,280 मल्टीप्लाइड बाय CO2 1 टन, तो इतना ज़्यादा ये ग्रीन हाउस गैसेज इतना इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसको हम खत्म करेंगे धीरे धीरे करके। तो इसमें भी कंट्रीज ने अपने अपने हिसाब से अपने गोल्स बताए हैं। जैसे इंडिया ने 2028 तक हम इसको बैन कर देंगे, वी विल फ्रीज यूज ऑफ दिस, इस तरीके से बात की है। एंड देन 2047 तक हम 2025 का जो HFC एमिशन है हमारा, उसका 15% कट डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से इंडिया ने अपना टारगेट फिक्स किया है। तो बाकी सारी कंट्रीज ने भी अपना अपना टारगेट इसी तरीके से फिक्स किया है, और इसमें 2100 तक ये 0.5 2100 तक 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर पाएंगे यदि हम सारी HFCs को खत्म कर देते हैं। जबकि ये जो दूसरा आर्टिकल था, इस दूसरे आर्टिकल में इसको सिर्फ लास्ट में लिया गया, और ये जैसे 82% मैंने अभी बताया कि फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो HFC है हमारा, इसका बहुत छोटा सा रोल है, इस तरीके से इसमें दिया गया है। लेकिन ये छोटा सा रोल भी काफ़ी बड़ा है, जिसके लिए कि किगाली एग्रीमेंट किया गया है, और हर एक छोटी-छोटी एक ब्रिक से मिलके ही पूरी बिल्डिंग बनेगी हमारी। ये डिसाइडेड है, आप जान लीजिए कि ये सब कामों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा हमें, सारी सोसाइटी को हमें एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम कि इसको करने के लिए क्या-क्या चाहिए। एक तो एड चाहिए हमें, कल भी हमने बात की थी कि ग्रांट इन एड वगैरह हमें चाहिए होगी, क्योंकि अभी पेटेंट्स जो हैं नए रेफ्रिजरेंट्स के वो चल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी महंगी पड़ेगी। तो दूसरी टेक्नोलॉजी जो CO2 बेस्ड है या अमोनिया बेस्ड है, उन सभी को हमें यूज में लेने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज से हमें टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों चाहिए होंगे। नेक्स्ट कि हमारा जो अभी तक का प्रोडक्शन है, उसमें जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन मैन्युफैक्चरर्स को HFC को ख़त्म करना है, HFC 23 जैसे इसको बर्न आउट करना है, तो इसमें भी उनका पैसा खर्च होगा। तो इसके लिए भी हमें मदद देने की, उनको मदद करनी है, या फिर हमें खुद मदद की ज़रूरत होगी। अदरवाइज ये जो HFC 23 है, इसको जलाने, बर्न आउट करने के लिए लगभग 19 रुपये पर केजी इस पे खर्च होंगे। तो रेफ्रिजरेंट्स, AC वगैरह सब महंगे हो जाएंगे, तो इसको भी हमें डील करना पड़ेगा। इस तरह की बातें इसमें की है, और बाकी वियना कन्वेंशन वगैरह इसमें दिया है, तो वो सारी बातें हम उसमें कर चुके हैं। अभी जो दोनों आर्टिकल्स को हमने इसीलिए एक साथ डिस्कस किया है। फिर ये कह रहे हैं कि रिच कंट्रीज को जो है वो हेल्प करनी पड़ेगी हमें डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रीन टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए। तो ये सारी बातें हम ऑलमोस्ट सारी बातें इसकी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर आगे हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। इन दोनों को आप एक साथ लेके चले तो बेटर है, क्योंकि एग्जाम में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है जिसमें कि पेरिस एग्रीमेंट प्लस किगाली दोनों एक साथ में आए। और ये हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में एनवायरनमेंट के लिए डायरेक्ट एक लाइन लिखी हुई है, जिसमें 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, ये है क्विक एग्जिट इन केरला। तो ये एक्चुअली नेपोटिज्म से रिलेटेड है, पॉलिटिकल आर्टिकल है, नेपोटिज्म से रिलेटेड। ये भाई भतीजावाद होता है। तो यहाँ के मिनिस्टर ने, किसी ने अपने रिश्तेदारों को हेल्प की है उसमें, PSUs में, वहाँ की जो स्टेट PSUs है उसमें जॉब के लिए। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, कहीं फोल्डर पॉइंट में आप इसको यूज में ले सकते हैं कि ऐसे नेपोटिज्म पॉलिटिकल सिनेरियो में हमें देखने को मिलता है। तो इस एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। ये आर्टिकल कैराना से रिलेटेड है। कैराना यूपी में,
कि कुछ हिंदू फैमिलीज, लगभग 346 फैमिलीज, कि वो भाग गई, वो छोड़ के अपना जो टाउन है वो चली गई बिकॉज ऑफ क्रिमिनल्स, जिनमें कि मुस्लिम क्रिमिनल्स ज़्यादा हैं, जो कि मुजफ्फराबाद में जो अभी दंगे हुए थे थोड़े दिन पहले, तो उन दंगों के बाद वहाँ से जो लोग, सॉरी मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फराबाद नहीं है, तो मुजफ्फरनगर से जो लोग पिछले 2013 के जो दंगे हुए थे, उनके बाद मुजफ्फरनगर से जो लोग डिस्प्लेस होके आए थे, यहाँ पे इनको रखा गया था, तो उनकी वजह से यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई और यहाँ से लोग चले गए। तो ये आर्टिकल एक्चुअली ये भी पॉलिटिकल आर्टिकल है एक, इसमें किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम बोला गया है कि वो लव जिहाद या फिर घर वापसी योजना और बीफ बैन, इन तरीके से एक कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करके और फिर बाइफरकेशन सोसाइटी में करके, तो फिर वोट्स लेते हैं वो उनका ये। तो इसलिए अब इसको हम बहुत ज़्यादा ना डिस्कस करें, बेटर है बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एनएचआरसी की रिपोर्ट है, ये पॉलिटिकल पूरा आर्टिकल है, तो इस पे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं या फिर किसी दूसरे जो जो भी मुद्दा है, दोनों साइड के लोग अलग अलग इनकी मान्यताएं होती हैं, तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेरा एक न्यूट्रल व्यू है इस पे कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी मरता है तो वो नहीं होना चाहिए, दंगे नहीं होने चाहिए, दैट्स इट। बाकी क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सब हम जानते हैं उस चीज़ को। एग्ज़ाम में भी हम लिखेंगे तो किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम हम नहीं लिखेंगे, किसी पर्सन का हम नाम नहीं लिखेंगे। एग्ज़ाम में हम बस इतना ही लिखेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हैं और सोशल हार्मोनी हमें किस तरीके से एस्टेब्लिश करनी होती है। तो एनएचआरसी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हाँ, ऐसा हुआ है, कुछ ये जो मुजफ्फरनगर से लोग आए हैं, उनकी वजह से वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, तो इस वजह से ये लोग चले गए। लेकिन इस आर्टिकल में क्या है कि 6 + 4 इस तरीके से सिर्फ 10 फैमिलीज़ को इन्होंने पूछताछ इनसे किया आउट ऑफ 346। तो ये रिलायबल डाटा नहीं है। दूसरी तरफ स्टेट भी मना करता है, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी मना करता है कि ऐसा नहीं है। तो ये दोनों साइड के व्यूज़ हैं। आप इसको इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, आएगा तो कुछ सोशल हार्मोनी डिस्टर्ब होती है ऐसी चीज़ों से, ऐसे मेजर से, वो ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वैसे क्वेश्चन आएगा। तो आप प्लीज़ प्लीज़ बार-बार मैं बोल रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी का नाम आप एग्ज़ाम में ना लिखें। जैसे बीजेपी, कांग्रेस या फिर सीपीआई-एम, तो इनके अपने-अपने मुद्दे हैं और अपने-अपने तरीके से ये काम करती हैं। तो आप हो गई, इनके अलग मुद्दे हैं। ये किसी भी तरीके से चलती हो कोई भी पार्टी, किसी का भी कैसा भी ओरिएंटेशन हो, आप किसी का भी नाम एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे, वो नुकसानदायक हो सकता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। ये सारा ब्रिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं सारे। ब्रिक्स की 8th समिट का आउटपुट, गोवा डिक्लेरेशन जो है उसमें टेररिज्म को बहुत कंडेम किया गया है। ये इंडिया की एक बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है कि टेररिज्म, एनी टाइप ऑफ टेररिज्म, इसको कंडेम किया गया है। फर्स्ट कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है इनसाइड आवर बॉर्डर्स, वो सभी टाइप का टेररिज्म है, उसको कंडेम किया है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अपने अपने व्यूज रहे हैं इस पे। जैसे कि ये भूटान ने तो डायरेक्ट हमारा साथ दिया है। भूटान ने कहा है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसको यदि अब हम कंडेम नहीं करेंगे, लाइक कि भूटान का कोई डायरेक्ट परेशानी नहीं है, भूटान में टेररिज्म इतना नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि यदि हम कंडेम नहीं करेंगे ऐसी सिचुएशन में, तो उस टाइम पे जबकि हमें खुद प्रॉब्लम होगी, उस टाइम यदि हम इसको कंडेम करते हैं, उस टाइम हम इसकी बुराई करते हैं, तो हु विल स्टैंड विद अस। तो इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भले ही हम इसमें इन्वॉल्व हो ना हो, हमें टेररिज्म की परेशानी हो ना हो, बट ये मोरल ग्राउंड्स पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टेररिज्म को ख़त्म करें, टेररिज्म को रोकें। तो इन्होंने डायरेक्ट साथ दिया है और इन्होंने कहा भी है कि हमने सार्क समिट का बहिष्कार इंडिया की वजह से किया है, जो उरी अटैक हुआ है उसके विरोध में हमने सार्क समिट का बहिष्कार किया है, ऐसा भूटान के हेड का कहना है। भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे, कुछ ऐसा नाम है इनका, शेरिंग तोब्गे, इन्होंने डायरेक्ट कंडेम कर दिया।
फिर नेक्स्ट देखते हैं हम चाइना का स्टैंड, जो हम पहले देख चुके हैं कि मसूद अजहर को जो यूएन में घोषित करना था कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, उस पे इनका स्टैंड अलग है कि वो लोकल है। दूसरा कि रशिया ने कंडेम किया है। रशियन जो पुतिन है प्रेसिडेंट, वो इंडिया के साथ खड़े थे। बाकी कंट्रीज ने भी अपने अपने लेवल पे सबने कंडेम किया है टेररिज्म को। तो ये काफी ज्यादा गोवा डिक्लेरेशन टेररिज्म पे बेस्ड था। टेररिज्म को काफी कंडेम्स में किया गया। फिर इसमें आईएसआईएस, काउंटर आईएसआईएस भी इसमें स्टेटमेंट्स हैं कि आईएसआईएस जो सीरिया, लीबिया या फिर इराक में जो हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, और सभी को साथ में मतलब काम करना चाहिए। हालांकि इन्होंने किसी का नेम नहीं लिया है, इस डिक्लेरेशन में कोई नेम नहीं आया है कि कौन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहा है और टेररिज्म को ऑर्गेनाइज कर रहा है। जैसे कि इंडियन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम न लेते हुए ये कहा कि हमारे नेबरहुड से ये होता है। तो इस डिक्लेरेशन में भी किसी का नाम नहीं है। बाकी फिर और जो बातें की गई है वो कि ब्रिक्स और बिम्स्टेक साथ में मिलके काम करें। ब्रिक्स और बिम्स्टेक की सिर्फ टेररिज्म के फ्रंट पे नहीं, बाकी इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, डेवलपमेंट के फ्रंट पे भी साथ में मिलके काम करना चाहिए हमको। नेक्स्ट की इन्होंने बात की है कि सीसीआईटी, सीसीआईटी ये है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। तो ये इंडिया ने बात की थी कि सीसीआईटी बनाया जाए, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इससे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी कंट्रीज इनको स्पॉन्सर कर रहा है, उन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जा सके, उन सभी को एक साथ में मिलके एक यूनिटी से काम किया जा सके। तो इस पे भी बाकी लोगों ने भी कहा है कि नीड है इस चीज की। नेक्स्ट की बाकी सारी कंट्रीज ने मिलकर बात की है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस किस चीज को रोकना चाहिए। तो फिर सभी का कहना है कि साथ में मिलके ड्रग ट्रैफिकिंग, जिससे कि टेररिस्ट मनी जो मिलती है टेररिस्ट को, उनको हथियार प्रोवाइड करवाने के लिए, उनको ट्रेनिंग के लिए, उनके बाकी रिसोर्सेज के लिए मनी की जरूरत जो पूरी होती है वो होती है ड्रग ट्रैफिकिंग से, मनी लॉन्ड्रिंग से। इस तरीके की चीजें सभी को मिलकर रोकनी पड़ेंगी। दूसरा, टेररिस्ट बेस कैंप्स जो हैं कहीं भी चल रहे हैं तो उनको हटाओ। नेक्स्ट की आईसीटी और सोशल मीडिया, तो ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया, इनकी हेल्प से जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज या टेररिज्म के एजेंडा को फैलाया जा रहा है उसको सभी मिलकर रोकें, और एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग आपस में हो, जैसे सीसीआईटी जो करेगा, तो जिससे कि इन चीजों को रोका जा सके। इस तरह की बात इसमें की गई है। फिर एक और इसमें ये टेररिज्म से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। फिर एक और इसमें एक नया एंगल देखने को मिला है कि इंडिया, चाइना एंड नेपाल, इन तीनों के राष्ट्राध्यक्षों की एक मतलब इनफॉर्मल मीटिंग हो गई है यहाँ पे। फॉर्मली उनका कोई फिक्स नहीं था मीटिंग पहले से, लेकिन एक 20 मिनट के आसपास इनफॉर्मल मीटिंग हो गई। तो ये शो करता है कि ये ट्रायंगल, इनफैक्ट कि नेपाल की इम्पोर्टेंस कितनी है दोनों कंट्रीज के लिए। तो नेपाल बफर स्टेट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इसका अभी थोड़े दिन पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन के इनके प्रॉब्लम्स हुई थी, अपने मधेशियों को हमने सपोर्ट किया था, तो उसको लेके इसका झुकाव चाइना की तरफ बढ़ा था। इन्होंने कुछ रिलेशंस भी डेवलप किए थे। ट्रेन का भी इनका काम चल रहा है कि ट्रेन कॉरिडोर डेवलप किया जाए, इस तरीके की चीजें। फिर बीच में इन्होंने जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई थी इनकी, उनके लिए सप्लाई जो है वो चाइना के थ्रू लेना स्टार्ट कर दिया था। तो नेपाल इज अ इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया, जो कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें जिसकी जरूरत है। तो ये जो ट्रायंगल है ये एक इम्पोर्टेंट है। और फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि नेपाल को किस तरीके से डील करें, किस तरीके से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व किया जाए, और किस तरीके से इंडिया में मतलब उनकी जैसे एजुकेशन होती है और इंडियन आर्मी उनको ट्रेन करती है,
तो वैसे रिलेशंस है उनको बढ़ाया जाए, घटाया जाए, उनसे कैसे नेपाल को कंट्रोल किया जा सकता है, एड देके, कम करके, जो भी है, तो उस तरीके से कोई क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अभी आज आया नहीं है। डिक्लेरेशन जो हुआ है, गोवा डिक्लेरेशन, उसके बारे में कल आई थिंक एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो आज के इनमें जो न्यूज़ टाइप के हैं आज इन आर्टिकल्स में कुछ खास दिया नहीं गया है। तो नेक्स्ट आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये हंगरी में हमारे जो हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट है, वो गए हुए हैं। तो हमने कल भी इसकी बात की थी कि तो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड इनका आपस में वो हुआ एग्रीमेंट किया है। फिर दूसरा कि आईसीटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड और एग्रीमेंट्स हम देखें तो कि फिल्म मेकिंग पे कॉपरेशन हम करेंगे। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम कॉपरेट करेंगे एक दूसरे को। इस तरह की बातें हुई हैं। जो इम्पोर्टेंट कुछ एक दो चीज़ें हैं वो है कि एनएसजी पे इन्होंने हमारा सपोर्ट किया है कि वी विल सपोर्ट इंडिया, एनएसजी का मेंबर होना चाहिए। दूसरा, यूएनएससी में जो सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स हैं उसमें इन्होंने हमारा सपोर्ट किया है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए आगे वे फॉरवर्ड में हम देखें तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए वर्ल्ड कम्युनिटी में अपना प्लेस डिसाइड करने में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इन दोनों में इसने हेल्प की बात कही है। नेक्स्ट है ढाका। तो इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस इनकी बन गई है, स्ट्रेटेजिक टाई हो गई है इनकी। तो बांग्लादेश काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार, क्योंकि स्ट्रेटेजिक टाई किसी भी कंट्री के साथ होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत आगे की चीज़ होती है। पहले नॉर्मल टाइज होती हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस बनते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात होती है, टेक्नोलॉजीज के आदान प्रदान की भी बात हो जाती है। लेकिन स्ट्रेटेजिक टाई में आर्मी से रिलेटेड चीज़ें भी और जो आर्मी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसके भी आदान प्रदान की, हथियारों की खरीद फरोख्त की, ये सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस बार बांग्लादेश और चाइना की टाइज पे बांग्लादेश, चाइना, इंडिया जो एक ट्रायंगल है, या फिर से जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ओरो, ओबीओआर जो है, वन बेल्ट वन रोड, तो इन पे कोई क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस तरीके से बांग्लादेश और चाइना का जो रिलेशन है दैट विल अफेक्ट इंडिया। सो और नेक्स्ट आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। ये रिलेटेड है एनपीएस से। तो एनपीएस में एन्यूटी में 40% इन्वेस्टमेंट ये मस्ट था, मैंडेटरी था। तो इस पे गवर्नमेंट इज रीथिंकिंग अबाउट दैट कि इस पे लगभग 7% के आसपास आउटपुट मिलता है जो भी पेंशनर्स हैं उनको। लेकिन बाकी जगह वो यदि कहीं इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को तो उनको 10% तक उनको आउटपुट मिल जाएगा, उससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए दे शुड बी फ्री टू इन्वेस्ट देयर मनी वेयर एवर दे वांट। इस तरीके की बात इस आर्टिकल में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ओके, आज के इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। बाकी कल फिर हम देखते हैं जो गोवा डिक्लेरेशन है इससे रिलेटेड एडिटोरियल पेज पे कोई आर्टिकल्स आएंगे तो उनमें डिस्कशन होगा चीज़ों को लेके, तो वो हम देख लेंगे। और आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।